वेलकम टू एनसीईआरटी स्पेशल क्लासेस विद मी। पिछले वीडियोस में हमने न्यायपालिका से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से न्यायपालिका से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? हमें ढूंढना है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन दिया, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। अगला दिया, सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 को अमरावती में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था। जी हाँ, यह कथन भी सही है कि ये सबसे नवीनतम न्यायालय 1 जनवरी 2019 को अमरावती के आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ था। यह कथन भी सही। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 1, 2, तीनों कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। अगला कथन है, 2 या 2 से अधिक राज्यों अथवा संघीय क्षेत्रों के लिए संयुक्त न्यायालय भी हो सकता है। यह कथन भी सही है। अगला कथन है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण उच्चतम न्यायालय करता है। तो यह कथन गलत है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण उच्चतम न्यायालय नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, अगला कथन है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, क्योंकि हमें खोज करनी थी कौन सा कथन सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमें सत्य कथन की खोज करनी है। तो पहला कथन है, इसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के करने के पश्चात करता है। तो गलत है। इसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात करता है। अगला, इसके मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात करता है। तो यह कथन भी सत्य नहीं है। अगला कथन है, इसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात करता है। यह भी कथन गलत है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल व मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात करता है। यह कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल व मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा कि उच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आवश्यक अर्हता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? हमें चुनना है कौन सा कथन सत्य है। तो वह भारत का नागरिक हो। यह बात बिल्कुल सही है कि उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश होने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। उसने कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य किया, और यह भी कथन सही है। उसने कम से कम 7 वर्ष तक उच्च न्यायालय के वकील के रूप में कार्य किया हो। तो यह कथन गलत है कि उसने 7 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकील के पद पर कार्यरत हो। यह कथन गलत है, क्योंकि उसे 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय के में वकील के रूप में कार्यरत होना चाहिए, ना कि 7 वर्ष। तो कथन 1 और 2 सत्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमें चुनना है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है, उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद का धारण करता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। जी हाँ, यह भी बात सही है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रकार अपदस्थ किया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से मुक्त किया जाता है। यह कथन भी सही। तो ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी कथन हमारे सही हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें चुनना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन दिया है, वह उस न्यायालय में वकालत कर सकता है। तो यह कथन गलत है, क्योंकि उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकता। तो यही कथन हमारा सही नहीं होगा। फिर अगला दिया, वह किसी दूसरे उच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। यह कथन सही है कि उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है, वह उस उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, किंतु वह किसी दूसरे उच्च न्यायालय में अथवा उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है। तो इसको चुनना
चुनना था कौन सा कथन सही नहीं है, तो ए सही नहीं है। वह उस उच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है, वह उस उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है जिसमें वह स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्यरत था। अगला क्वेश्चन दिया, उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? हमें चुनना है कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का आदेश दे सकता है। तो यह कथन हमारा सही है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को कार्यवाहक। अगला कथन है, कार्य की अधिकता की स्थिति में राष्ट्रपति 3 वर्ष के लिए एक या अधिक अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। तो यह कथन गलत है। तो हमारा कौन सा कथन असत्य है? तो केवल 2 असत्य है। तो इस प्रकार के ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, केवल 2 असत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता? हमें बताना है कौन कौन से उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। नौकाधिकरण, इच्छापत्र, तलाक, मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश। तो यह चारों चीज़ें हमारे उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सत्य है? यह अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुन सकता है। जी हाँ, यह कथन बिल्कुल सही है। यह केवल फौजदारी मामलों में ही अपील सुन सकता है। तो यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि उच्च न्यायालय दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में अपील सुन सकता है, ना कि केवल फौजदारी मामलों में। यह पेटेंट और डिजाइन, उत्तराधिकार, भूमि प्राप्ति के मामले में भी अपील सुन सकता है। यह भी कथन सही। तो ए और सी दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ए और सी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना है कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन दिया हुआ है, इसे अपने अधीनस्थ न्यायालयों के अधीक्षण का न्यायिक और प्रशासकीय दोनों क्षेत्रों में अधिकार है। यह कथन बिल्कुल सही है। इसे उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इसे अपने अधीनस्थ न्यायालयों के अधीक्षण का न्यायिक प्रशासकीय दोनों क्षेत्रों में अधिकार है। इसे सैनिक कानून के अंतर्गत किसी न्यायालय या अधिकरण पर अधीक्षण करने का कोई अधिकार नहीं है। जी हाँ, यह बात सही है कि उच्च न्यायालय को किसी न्यायालय या अधिकरण पर अधीक्षण करने का कोई अधिकार नहीं है। यह राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय। यह कथन गलत हो जाएगा। राज्य सूची से संबंध विषयों में भी इसके निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। यह कथन भी सही। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी केवल 3 गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित न्यायालयों में से किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? उच्चतम न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों को। तो ऑप्शन नंबर सी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय दोनों को, क्योंकि अभिलेख न्यायालय के रूप में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? हमें चुनना है कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है, उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही है। सबसे पहले उच्च न्यायालयों की स्थापना 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई थी। उसके बाद 1866 में चौथे हाई कोर्ट की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी। अगला है, पंजाब और हरियाणा के साथ साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। यह कथन भी बिल्कुल सही है। यह कथन भी बिल्कुल सही है। अगला कथन, तेलंगाना के उच्च न्यायालय हैदराबाद में स्थित है। यह कथन भी सही है। तो हमारा कथन डी 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के हमारे सारे कथन सही हैं, 1, 2, 3, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो चारों क्षेत्र हमारे गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उच्च राज्यपाल के द्वारा, उच्च न्यायालय के परामर्श पर,
राज्यपाल के द्वारा, जिला कलेक्टर के परामर्श से राज्यपाल द्वारा, या महाधिवक्ता के परामर्श से राज्यपाल द्वारा। तो उच्च न्यायालय के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा। पूछा गया जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीश के पद पर किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जो केंद्रीय सरकार की न्यायिक सेवा में अधिकारी के रूप में कार्य कर चुका है, यह भी कथन सही। जो राज्य सरकार की न्यायिक सेवा में अधिकारी के रूप में कार्य कर चुका है, यह कथन भी सही। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक अदालतों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। हमें चुनना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन दिया है, लोक अदालतों की योजना के पीछे आधारभूत विचार न्याय दिलाने के विलंब को दूर करना है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। लोक अदालतों की योजना के पीछे आधारभूत विचार न्याय दिलाने के विलंब को दूर करना है। अगला कथन है, इनमें ऐसे मामले शामिल होते हैं जो या तो न्यायालयों में लंबित हों या जिन्हें न्यायालय में पेश नहीं किया गया हो। यह भी कथन सही है। पहली लोक अदालत वर्ष 1982 में गुजरात में लगाई गई थी। यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहली लोक अदालत वर्ष 1982 में गुजरात में नहीं अपितु दिल्ली में लगाई गई थी 1985 में, वो भी 1985 में। तो हमें चुनना था कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी गलत है। तो इसी के साथ में हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।